आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस के बारे में। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब सिर्फ तलवार और नारों से ही नहीं बल्कि विचारों और लेखनी से भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। उसी दौर में एक समाचार पत्र सामने आया, नेशनल हेराल्ड, जिसे शुरू किया था देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन आज उसी नेशनल हेराल्ड के नाम पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों का दुरुपयोग किया और उसे अपने निजी स्वार्थ के लिए हथिया लिया। मामला अब कानूनी मोड़ ले चुका है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अब सुमन दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोप यह है कि यंग इंडियन लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए महज 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अपने कब्जे में लिया गया। ईडी का कहना था कि इसमें 988 करोड़ की अपराध से अर्जित आय शामिल है। ईडी अपने एक्शन में इस बात का जिक्र भी करती है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने अब देश भर में प्रदर्शन किया और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। उधर बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ कानून का काम है, भ्रष्टाचारियों से जवाब लिया जा रहा है। तो क्या नेशनल हेराल्ड केस से घोटाले की पूरी कहानी क्या है, परत दर परत किस तरह से अब खुलेगी, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाला एक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड, लेकिन आज वही नाम भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले के विवाद में घेरे में है। जिस संस्थान को पंडित नेहरू ने आजादी से पहले शुरू किया था, उसी की आड़ में अब देश की सबसे पुरानी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर कब्जे के हैं। सवाल सत्ता के नाम पर बनाए गए प्राइवेट साम्राज्य के हैं। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के बड़े चेहरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा आज एक बार फिर ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कांग्रेस इसे बदले की राजनीति बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि जनता की संपत्ति को प्राइवेट कंपनी के नाम पर हथियाना सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या फिर कानून के दायरे में लाया जा रहा भ्रष्टाचार। नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर सुर्खियों में है। कांग्रेस पर कसते शिकंजे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, जो देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। ईडी ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत एसोसिएट जनरल्स लिमिटेड AJL की करीब 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए उसे महज 50 लाख में यंग इंडियन नाम की निजी कंपनी के जरिए अधिग्रहण कर लिया। इस कंपनी के 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। ईडी की जांच में सामने आया कि इस सौदे से अपराध से अर्जित संपत्ति की कुल रकम 988 करोड़ आंकी गई है। संपत्तियों का बाजार मूल्य करीब 5000 करोड़ है। मंगलवार को ही ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई के AJL से जुड़ी 661 करोड़ रुपए की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल ने कहा कि यह सरकार का डराने और दबाने का प्रयास है। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इसे नेशनल हेराल्ड मामले पर कहा कि देश में इस तरह माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया हो। ये भाजपा बार बार लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। ये बहुत खतरनाक है। कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आई है, जरा सुनवाते हैं आपको। माहौल बनाना देश के अंदर, मिस्टर रॉबर्ट वाड्रा जी को पहले बुलाया था कोई जमाने में, अब 10 साल बाद वालों बुला रहे हैं। तो ये जो एक साथ केस नहीं देख सकते थे, 6 महीने में, साल भर में केस डिस्पोज हो जाते हैं। अगर आप ईमानदारी होती तो आप इतना 10 साल क्यों लगते हैं? देखिए, ये सरकार जब से आई है, मोदी जी की जो सरकार, ये केवल विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है। ईडी का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष के नेताओं पर, विशेष रूप से आज देख सकते हैं कि गांधी परिवार के ऊपर लगातार इन्होंने ईडी की कार्रवाई की। सोनिया जी को, राहुल जी को इन्होंने अभी अपने चार्जशीट में उनका नाम लाया और नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिससे कि उनका कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता के अंदर आई है
तब से जो नेशनल एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कर रही है, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई। अभी लोकसभा के अंदर क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की है, तो उसमें सारे विपक्षियों पे कार्रवाई की है। 196 लोगों पे कार्रवाई की, 2 का चालान किया। तो ये तो ईडी की हालात है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं, 1 पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई प्रॉफिट की संस्था नहीं है, 1 रुपए किसी को जाता नहीं है, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर ये जो सारा मामला बता रहे हैं। जिस परिवार ने अपनी संपत्ति देश को दान कर दी, आनंद भवन जिस परिवार ने दान कर दिया, आज जिनके नेतृत्व के अंदर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, आज उन लोगों को किस प्रकार से आप तंग कर रहे हो। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार की क्लासिक उदाहरण है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद उनके कांग्रेस प्रदर्शन करने के अधिकारों को मैं चुनौती नहीं दूंगा कहा। लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए? मैं बिहार से आता हूं, वहां जब भी लालू यादव और उनके परिवार से जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी और सीबीआई पूछताछ करती है, तब लोग पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। क्या वही मॉडल कांग्रेस ने अपना लिया है? प्रदर्शन करने के अधिकार को मैं चुनौती नहीं दूंगा, लेकिन प्रदर्शन किस बात के लिए, ये मैं बिहार से आता हूं तो एक पैटर्न आपको दे दूं। जब भी सीबीआई और ईडी क्वेश्चन करती है लालू जी को, उनके परिवार को, लैंड फॉर जॉब स्कैम में, तो लोग पहुंच जाते धरना देने के लिए, आपको मालूम ही है। तो वही मॉडल कांग्रेस पार्टी ने भी अख्तियार कर लिया है क्या? अब तो ईडी ने जो अपने अनुसंधान में पाया उसके मुताबिक ही कार्रवाई कर रही है। इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं अपनी बात जाके रखने की, और ईडी ने सुना भी है। अब जो आगे लीगल कार्रवाई होगी वो तो होगी ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधी खानदान के गुलाम की तरह काम कर रही है, और उस भ्रष्टाचार की जांच जब कांग्रेस की ही सरकार थी देश में तब शुरू हुई थी, और जांच का निष्कर्ष ये निकला कि उसका इतना बड़ा घोटाला, और उसके जो मुख्य शेयर होल्डर थे उसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और उनके जो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, अब जो तो उसमें अब रहे भी नहीं। देखिए, कांग्रेस का इतिहास घोटाले का इतिहास रहा है। एक घोटाले नहीं, कोयला घोटाले से लगा करके, एशियन घोटाले से लगा करके जितने घोटाले हिंदुस्तान में हुए हैं उसमें ज्यादातर घोटाले कांग्रेस के नाम जाते हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी, जहां ईडी से केस डायरी भी मांगी गई है। तो एक तरफ सत्ता पक्ष इसे कानून का पालन बता रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी साजिश करार दे रहा है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या वंशवाद और राजनीतिक पहुंच के सहारे देश की संपत्ति पर कब्जा जायज हो सकता है? फैसला अब अदालत और जनता दोनों के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी पे करेंगे विस्तार से चर्चा। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा संदीप जी के पास चलेंगे। संदीप जी, आज जो पूरी ईडी ने पूछताछ की है, कल भी लगभग 6 घंटे की तकरीबन ये पूछताछ चली थी। दोनों दिन की पूछताछ में आज किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ बड़ा निकला है? एक बार फिर सियासत के वो तमाम बड़े नाम जो हैं फिर इस बार पूछताछ की गिरफ्त में हैं। संदीप जी। नहीं, पूछताछ की गिरफ्त में तो नाम उसी दिन आ गए जिस दिन पीआईएल एक्सेप्ट हो गई थी सुब्रमण्यम स्वामी की 2012 में, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले दिन ही कहा था कि माँ बेटे दोनों जेल जाएंगे। ये बात अलग रही कि न्यायालय ने थोड़ा सा जो है बड़ा दिल दिखाते हुए इन्हें बेल पे रखा हुआ है, और आज चार्जशीट दाखिल होने से उस बात की पुष्टि हो गई जिसको लेकर के पीआईएल दाखिल की गई थी। क्योंकि जब पीआईएल दाखिल होने के बाद चार्जशीट दाखिल हो गई तो यह बात प्राइमा फेसी एस्टेब्लिश करती है कि कुछ न कुछ सब्सटेंस था जिसको अदालत ने जो है एक्सेप्ट किया है, और अब जो है यहाँ पर एक बार फिर से जमानत लेने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो अक्यूज को फिर से एक बार जमानत लेना पड़ता है, तो निश्चित ही दोनों को ही अदालत में आकर के फिर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लोगों को जो है जमानत लेनी पड़ेगी। और निश्चित ही जो ये कहते हैं पैसे का हेर फेर हुआ है, या ये कहें एक राजनीतिक कंपनी जो है जिसने बैंकिंग कंपनी की तरह काम किया है, तो इन सब चीजों से जो है पर्दा उठेगा, और आने वाले समय में अभी ईडी के दफ्तर के चक्कर तो लगते रहेंगे। बिल्कुल, और चक्कर तो लगी रहे हैं। आपने कहा कि उस समय भी हो गया था कि माँ बेटे जेल जाएंगे,
हालांकि उसमें अब दामाद भी जुड़ गए हैं और लगातार पूछताछ चल रही है। आज दूसरा दिन था, लेकिन आज जो कांग्रेस ने किया सर, उस पर ज़रा सर जोर डालिए कि आज पूरे देश भर में प्रदर्शन करवाए, इतनी धूप में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दफ्तरों के बाहर बुला लिया गया, तख्ती लेकर वो बैठे रहे, इससे कुछ होने वाला है क्या? नहीं, इससे तो कांग्रेसियों को सबक लेना चाहिए कि कांग्रेसियों की एक संस्था थी एजेएल, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। वो पंडित जवाहर नेहरू की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, वह कांग्रेसियों के मेहनत से बनी थी। पुरुषोत्तम दास टंडन और सारे लोगों ने मिल करके इस अखबार की स्थापना की थी, और उसके बाद उस अखबार को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, और फिर ये मालिक बनकर के बैठ गए, और बैठते ही नहीं 76% शेयर के मालिक बन गए। बाकी 24 ने अन्य कांग्रेसियों को रख दिया, और अपने 2 लोगों ने मिलकर के 76% शेयर रख लिए। तो ये तो कांग्रेसियों को सोचना है कि वह इस तरह अपने पार्टी का झंडा बुलंद करते करते सिर्फ 2 लोगों की गुलामी के पीछे पड़े रहेंगे, या आगे बढ़ करके कांग्रेस के जो उद्देश्य हैं, कांग्रेस जिस लिए बनी थी, कांग्रेस जिस लिए आजादी में जानी जाती है, उसके लिए आगे बढ़ेंगे, या डूबते जहाज पे इसी तरह डूबने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए। आज हम सुन रहे थे, चाहे प्रियंका गांधी हों, राहुल गांधी हों, सभी के एक से बयान आते हैं कि सिर्फ बीजेपी टारगेट कर रही है, कांग्रेस को ख़त्म करना चाहती है। अरे भाई, आपकी लगातार सुनवाई चल रही है, पूरा केस जो है संवैधानिक प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? और इस बयान को कैसे आप देखते हैं कि कांग्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं? कांग्रेस तो अपने आप से खत्म हो रही है। मैं पॉलिटिकल पे डिबेट पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन बात यह है कि 2012 में क्या कांग्रेस ने शुरू किया था? अगर आप इन सब चीजों को कहें तो 2012 में आपकी सरकार थी, हाईकोर्ट के दिशा निर्देश पे पीआईएल एक्सेप्ट हुई, पीआईएल एक्सेप्ट होने के बाद जांच शुरू हुई। तो यहाँ पर कहीं से नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी ताकत में थी या सत्ता में थी जिसका दुरुपयोग हुआ और आज यह जांच आगे बढ़ी है। जांच की जड़ तो कांग्रेस के समय में ही थी। हाँ, हो सकता है कि उस समय इनकी सरकार रही हो तो 2014 तक जो है अपने एजेंसीज को थोड़ा सा प्रभावित करने की कोशिश की हो, लेकिन बात यह है कि आज की तारीख में तो सुब्रमण्यम स्वामी जी अपने ही भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं। तो इस तरह से कहीं से यह कहना कि भारतीय जनता पार्टी का काम है, ये तो हास्यास्पद लगता है। अच्छा सर, जरा एक बार दर्शकों को मनी लॉन्ड्रिंग जो पूरा मामला रहा है, जो आरोप इन पर लगे हैं, उनको थोड़ा विस्तार से और आसान भाषा में समझा दीजिए। जो नई पीढ़ी है, जो अब लगातार देख रही है कि ऐसा क्या है कि लगातार, हालांकि वो भी बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया पे, ट्रोलिंग कल से ऐसी शुरू हुई है, चाहे वो एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, हर जगह, लेकिन बहुत आसान भाषा में जरा समझा दीजिए सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक अखबार होता है एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड जी, जो 1937 में स्थापित किया गया था, मतलब आजादी के पहले ही। इसके पास आज की तारीख में 5000 करोड़ की संपत्तियां हैं, और यह 5000 करोड़ की संपत्ति का अखबार जो है कांग्रेस पार्टी से, पहली बार सुनने में आपको आ रहा होगा, किसी राजनीतिक दल से इसने 90 करोड़ रुपए लोन ले लिए, और वो 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने 50 लाख रुपए में वेव ऑफ कर दिया, और पूरे के पूरे एजेएल के मालिक बन गई, जो 5000 करोड़ की संपत्ति की मालिक है जी। तो कहीं से यह बात समझ में नहीं आती है कि कोई भी कंपनी 50 लाख रुपए में 90 करोड़ का मामला, और जिसके पास 5000 करोड़ की एसेट है, इस तरह से अपने आप को सरेंडर कर देगी। इसका मतलब यह लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। और जो कहा गया ना आपके द्वारा कि राहुल गांधी और सोनिया ही नहीं, तीसरे जीजा जी का भी नंबर है, तो तीन के तीनों लोग कहीं न कहीं प्रॉपर्टी डीलर की तरह जो जमीन जायदाद की धोखाधड़ी का मामला है उसमें एक साथ जुड़ रहे हैं। भले 2 लोगों का मामला नेशनल हेराल्ड से जुड़ रहा है, और तीसरे का मामला तो आपको पता ही है कि उन्होंने जमीन लोगों की सस्ते दर पे खरीदी और बिना लैंड यूज चेंज कराए फिर उसके काबिज हो गए और फिर महंगे दरों पे बेच दी। तो जो मोडस ऑपरेंडी है पूरे परिवार का कहें तो एक ही जैसा है कि महंगी संपत्तियां कौड़ियों के भाव खरीदो और फिर उसके मालिक बन जाओ। अच्छा संदीप जी, एक चीज़ और बताइए, ये पूरा केस तो आप बहुत बारीकी से उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और लंबा एक वक्त पूरा बीत चुका है। अब इतनी ट्रांसपेरेंट जो चीज़ें हैं, जो आपने बड़ी स्पष्ट कर दी हैं कि किस तरह से एजीएल की 752 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, यंग इंडियन ने 400 करोड़ की टैक्स चोरी कर ली है, वो सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन अब कांग्रेस क्या दलील दे रही है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये तब से लेकर अब तक दलील क्या दे रहे हैं? नहीं, देखिए, दलील से बात नहीं चलेगी।
दलील से बात नहीं चलेगी, क्योंकि यह बातें एविडेंस पे है। और अदालत ने जो चार्जशीट दाखिल कर दी, यह बात स्पष्ट हो गई कि देयर वाज नॉट ओनली लिप सर्विस, मतलब यह केवल जुबानी खर्ची नहीं थी। और आगे चल करके जो ईडी की गवाही होती है, ईडी की गवाही रिकॉर्डेड होती है, पेपर पे होती है। मतलब ये आप नहीं कह सकते कल को कि हमारे साथ जो है जो बातें कही गई तोड़ मरोड़ कर अदालत में पेश की गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बयान आप देते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, टाइप होते हैं, और टाइप होने के बाद आपको पढ़ के सुनाने के बाद फिर आपको साइन करने के लिए दिए जाते हैं। तो वह एविडेंस के तौर पे आगे पढ़े भी जा सकते हैं। तो इसलिए कहीं से भी विक्टिम कार्ड खेलने की गुंजाइश जो है कहीं से नहीं होती है। बहुत अंतिम एक दो सवाल अब संदीप जी आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो पूछताछ चल रही है इसका क्या भविष्य नजर आता है, और बहुत जल्दी से अगर आप समझा सकें इस पूरे केस को भविष्य के तौर पर। देखिए, चार्जशीट इसमें दाखिल हो गई है, तो अब चार्ज के लेवल पे आके इन्हें अपनी जमानत लेनी पड़ेगी नए सिरे से जो है, और चार्ज के पॉइंट पे फिर आर्गुमेंट्स होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर जो है एक्यूज पे अब है कि वह अपना डिफेंस साबित करे, क्योंकि चार्जशीट यहाँ पे दाखिल हो गई। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज के ऊपर होता है कि वह साबित करे कि वह इनोसेंट है। दूसरी बात, यहाँ पर दोनों के बीच कनेक्शन जो राहुल गांधी हैं या सोनिया गांधी हैं, दोनों को भले अलग करके देखा जा रहा हो कि दोनों इंडिविजुअल क्रिमिनल्स हैं या एक्यूज हैं, लेकिन कोर्ट ये मान के चलेगी कि दोनों के बीच मीटिंग ऑफ माइंड है, दोनों के बीच एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है, अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड। जब तक कि ये लोग अपनी तरफ से कोई सबूत न देने कि हमारा एक दूसरे का इस मामले में किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पूरी तरह से कहें कि एक स्ट्रिक्ट लॉ जो 2002 में कांग्रेस के समय में बना था, कहें वह चीज जो है इन्हीं के गले की हड्डी बन रही है। और आने वाले समय में देखना होगा कि यह किस लेवल तक जाता है, क्योंकि अभी जांच और भी आगे इसमें बढ़ सकती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं से जुड़ता है कि रॉबर्ट वाड्रा से भी लिंक निकल के आते हैं, तो हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा से भी नेशनल हेराल्ड केस में भी सुनवाई या पूछताछ शुरू कर दी जाए। बिल्कुल, तो अब देखना दिलचस्प होगा। संदीप मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब ये जो केस है वो लगातार अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है, क्योंकि कल 6 घंटे की ईडी की लंबी पूछताछ रॉबर्ट वाड्रा से और आज जो है पूछताछ हुई है, उसके बाद अब संदीप जी ने बताया कि किस तरह से भविष्य में इस पूरे केस को लेकर मुश्किलें बढ़ती कांग्रेस के लिए नजर आने वाली हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।